जय हिंद दोस्तों। आप सबका इस वीडियो में और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 जुलाई और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम दो रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों ज़्यादा रेलेवेंट कवरेज एडिटोरियल्स की किसी भी न्यूज़पेपर में मुझे नहीं लगी, ना हिंदू में, ना बिजनेस लाइन में, ना हिंदुस्तान टाइम्स में। कुछ आर्टिकल्स थे जो कि बिजनेस लाइन में और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आए थे, वो जीएसटी से ओरिएंटेड थे, तो वो जीएसटी ओरिएंटेड आर्टिकल्स हमने कल भी काफ़ी डिस्कस किए थे। बहरहाल आज हम दो आर्टिकल्स जो इंडियन एक्सप्रेस में से डिस्कस करेंगे, एक तो है इन्वायरमेंट से संबंधित रिन्यूएबल रेवोल्यूशन। ये आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने लिखा है, तो ज़रूरी बनता है कि इनकी बातों को एनालाइज करा जाए, समझा जाए। और दोस्तों एक और आर्टिकल जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित है, हर बॉडी हर चॉइस। तो दोस्तों यहाँ पे बात करी जा रही है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की, और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग के नाम से। यदि दोस्तों आपने इस ग्रुप का एक्सेस लेना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे इस वीडियो के, तो यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा। तो आई एम अज्यूमिंग अगर आप पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो आपको एडिटोरियल विद मेंस आंसर राइटिंग टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो आप इस नंबर पे 6280133177 अपने टेलीग्राम की ऐप से इस नंबर पे आप मैसेज करिए और हम आपको ऐड करेंगे फ्रॉम आवर एंड। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, बेस्ट आंसर ऑफ द डे आपको शाम को 6 बजे पिन कर दिया जाता है। इस वीडियो में भी आपके साथ जो कल क्वेश्चन शेयर किया गया था उसका बेस्ट आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और साथ के साथ एक नया फीचर है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि हमको मॉडल आंसर भी चाहिए, तो मॉडल आंसर भी साथ के साथ आपको शाम को 6 बजे पिन करके दे दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आपको पिछले दिन शाम को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, हमने ऑफलाइन कोर्सेज भी शुरू कर दिए हैं। हमारे फर्स्ट ऑफलाइन बैच बहुत जल्द अगले महीने से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप हिस्सा बनना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन कोर्सेज का, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे और असिस्टेंस ले सकते हैं। बेस्ट आंसर जो कल क्वेश्चन जीएसटी का था वो आकाश हुड्डा जी का है। बहुत सिंपल अप्रोच से इन्होंने आंसर करा है। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, क्वेश्चन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, और बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने आंसर करा है। वेरी वेल डन आकाश। तो शुरू में जैसे कि उन्होंने बात करी है जीएसटी कंज्यूमर फ्रेंडली क्यों है, राइट। उसके बाद उन्होंने बात करी है कि जीएसटी असेसी फ्रेंडली क्यों है, उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं और सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो बहुत सिंपल अप्रोच से इन्होंने आंसर करा है, राइट। आप इस आंसर को टेलीग्राम के चैनल पे भी देख सकते हैं। आई एम श्योर अभी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियरली नहीं शायद पढ़ पाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल पे पिन कर दिया जाएगा। चलिए, तो अ रिन्यूएबल रेवोल्यूशन रिटन बाय एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है? ये हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो दोस्तों फॉसिल फ्यूल इज नॉट दी आंसर। देखिए अभी ये जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो इसके चलते हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है, ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी है। तो आने वाले समय में हम डेफिनेटली, ये हम बार बार बात करते रहते हैं फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, कि हम आने वाले समय में नहीं चाहेंगे कि हम गाड़ियाँ ऑयल, अगर हम गाड़ियों की बात करें, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात की जा रही है। हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, आने वाले समय में कम होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। आपको याद होगा जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी के जैसे दो डुअल यूजेस हैं, एक तो सिविलियन पर्पसेस के लिए और एक आपका मिलिट्री पर्पसेस के लिए, राइट। अब रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करें, तो अगर उसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है तो उसको वेपन्स ऑफ पीस माना जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये पीस प्लान में एड करेगा फॉर द 21st सेंचुरी। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो विंड एनर्जी है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, दिस विल ऑल एड इन द पीस प्लान ऑफ द 21st सेंचुरी। लेकिन अभी सरकारें भी और इन्वेस्टर्स भी अभी भी फॉसिल फ्यूल्स को बैक क्यों कर रहे हैं? अभी भी सरकारें जो हैं बहुत ज़्यादा सब्सिडीज कोल में दे रही हैं, ऑयल में, गैस में। चलो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी हम देखते हैं, खास करके गर्मियों में इंडिया में देखते हैं कितना मेजर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आता है मेजर सिटीज़ में। तो अब यहाँ पे अपील कर रहे हैं जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं कि ये जो सब्सिडीज़ का जो बिजनेस है सरकारों का और इन्वेस्टर्स का, कोल में देने का, ऑयल में, गैस में, इसको बंद करा जाए, कंप्लीटली एलिमिनेट करा जाए। हम एडिक्टेड क्यों हैं फॉसिल फ्यूल से? यहाँ पे ये सवाल उठा रहे हैं। अगर हम आने वाले समय में चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स मूव करें, हम चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, हमारी कम्युनिटीज़ हैं, वो हेल्दी रह सकें, तो हमको ये एडिक्शन से छुटकारा पाना पड़ेगा। और उसका सही तरीका क्या है? आई नो, अब देखिए ये बात यहाँ पे एडिटोरियल में पढ़ना और बोलना एक बात है, लेकिन ये बात भी हमको पता है कि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को टाइम लगेगा। बार बार ये बात हम रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं, राइट। बार बार ये हमने नेट जीरो में भी बात करी थी कि ट्रांजिशन पीरियड जो है लंबा है, इसमें फाइनेंस चाहिए और भी बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ट्रांजिशन फीजिबल है, पॉसिबल है।
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमको सही मायने में एनर्जी सिक्योरिटी के टुवर्ड्स मूव करना है और इस प्लानट को लिवेबल बनाना है, तो हमको जो फॉसिल फ्यूल्स का जो इन्वेस्टमेंट है, जो यानी कि जो पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स की जो यूटिलाइजेशन है, उसको कंप्लीटली डिसबैंडन करना पड़ेगा, अबैंडन करना पड़ेगा। इनफैक्ट यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने अपील करा है सरकारों को कि वो अपने कोल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करें। आपको याद होगा पिछले साल COP 26 में, जब ग्लासगो में जो लास्ट ईयर जो COP 26 हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था इंडिया को और चाइना को कि उन्होंने कंप्लीटली फेज आउट नहीं करी अपने कोल सब्सिडीज़ को। और हमारा स्टैंड क्या था कि देखो अभी इतनी जल्दी हम कोल को फेज आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता हम चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। हमने टारगेट्स भी सेट करे हैं 500 गीगावाट्स के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन एकदम से नहीं हो पाएगा। लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अ फुल फेज आउट फॉर द कोल by 2030 for the Organization of Economic Cooperation and Development Countries, OECD countries, and by 2040 for all other countries। लेकिन हमारा तो नेट जीरो का टारगेट भी टुवर्ड्स 2070 है, तो इतनी जल्दी तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है इस आर्टिकल की। अब इस आर्टिकल का जो मेन जिस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रोड पाथ बताइए, रोड मैप बताइए कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स या रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स हम मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी 5-6 बातें हैं जो आपने नोट डाउन करनी है। पहली बात, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को एक एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड मानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखिए अब वैक्सीन्स के मुद्दे में भी इंडिया साउथ अफ्रीका ने WTO पे अपील करा था कि जो ट्रिप्स वेवर मिला जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर मिला जाए वैक्सीन्स के ऊपर, है ना। डेवलप्ड देशों को अपील किया था कि अभी ज़रूरत है कि अभी हम वैक्सीन्स अपने देशों में बना सकें। बेशक बड़ी बड़ी कंपनीज ने वैक्सीन्स बनाई, डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने दिन रात एक करा, लेकिन अभी ज़रूरत है कि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। उसी तरह से जो डेवलप्ड देश हैं, अब जो डेवलप्ड देश हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है, राइट, उनके पास ज़्यादा फंड्स हैं। अब उनके वहाँ पे जो सरकारें हैं या जो कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में डील कर रहे हैं या नई किस्म की ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, तो कैसे वो टेक्नोलॉजीज़ की एक्सेसिबिलिटी डेवलपिंग देशों को भी मिल सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स को रिमूव करना, एटलीस्ट ग्लोबल गुड। बिकॉज देखिए ग्लोबल पब्लिक गुड अगर हमको रिन्यूएबल एनर्जी को मानना है तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैरियर्स को तो रिमूव करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हमको ग्लोबल एक्सेस टू सप्लाई चेन्स को इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बैटरी स्टोरेज भी बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट बन जाता है, लेकिन एज फार एज 2020 द वर्ल्ड हैज इंस्टॉल्ड ओनली 5 गीगावाट्स ऑफ बैटरी स्टोरेज। लेकिन जरूरत कितनी है? 600 गीगावाट्स ऑफ बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है बाय 2030। उसके बाद जो हमारा, अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस की बात करें, राइट, रेड टेपिज्म की बात करें, तो उसको कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट हैं अटके पड़े हैं, स्टक हैं, उनको क्लियरेंसेस नहीं मिलता, है ना। बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, विंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको लैंड क्लियरेंस के कारण अभी अप्रूवल नहीं मिल रहा, वो स्टक हैं। अब पार्टली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हो सकते हैं, है ना। अब ये बोलें कि कंप्लीटली जो रिन्यूएबल एनर्जी के चलते जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करेंगे, लैंड को डिग्रेड नहीं करेंगे, वो कहना तो सही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, इससे तो बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमको फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स चाहिए हैं, ठीक है, ताकि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। स्केलिंग अप कैपेसिटी चाहिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की, विंड प्रोजेक्ट्स की। उसके बाद चौथी बात, द वर्ल्ड हैज़ टू शिफ्ट एनर्जी सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो जैसे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ पे अपील करा है कि कंप्लीटली फेज आउट कर दीजिए सब्सिडीज को, चाहे वो कोल में है, चाहे वो ऑयल में है, चाहे वो गैस में है, ताकि कैसे आने वाले समय में कैसे जो वल्नरेबल लोग हैं, खास करके जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल देशों में जो लोग रहते हैं, उनको कैसे आने वाले समय में बचाया जा सकता है। और जितना हो सके इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज करने की जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो यहाँ पे फिर से वो अपील कर रहे हैं खास करके डेवलपिंग देशों को कि वो अपने जो टाई अप्स हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या चाहे वो IMF है, या चाहे वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, या चाहे वो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ कैसे टाई अप्स के जरिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज किया जा सकता है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट बार बार कहती रहती है कि अब जितना मर्जी हम कोशिश करें, जो टारगेट था कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कंटेन करना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना इंक्रीज करें, अब वो कोशिश थोड़ी जितनी मर्जी हम कर लें लेकिन नाकामयाब रहेगी।
ठीक है। तो अब देखिए, अब ग्लोबल वार्मिंग तो सबके लिए है ना, सिर्फ एक देश के लिए तो नहीं है, और सबको इकट्ठे ही लड़ना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग से। तो अब अगेन ये बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं दैट वी हैव टू रिड्यूस इमिशंस बाय 45% बाय 2030, एंड इवेंचुअली बहुत सारे देशों ने टुवर्ड्स 2050 नेट जीरो का टारगेट अनाउंस करा, लेकिन अभी हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं तो अभी हम इतनी जल्दी कमिट नहीं कर सकते हैं। बट आंसर किस में लाई करता है? आंसर लाई करता है ज़्यादा सब्सिडीज इन दी कोल ऑयल गैस नहीं, बट आंसर लाई करता है इन द रिन्यूएबल्स, फॉर क्लाइमेट एक्शन, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन एंड एक्सेसिबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है, रिन्यूएबल्स जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो और चीप हो रहे हैं। और अगर इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए, जो कॉस्ट है सोलर एनर्जी और बैटरीज की वो 85% से ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है इन द लास्ट 1 डेकेड। अब जो कॉस्ट ऑफ विंड पावर है दैट इज ऑल्सो फेल, वो भी 55% कम हो चुका है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है जॉब क्रिएशन। ठीक है। और इंडिया में भी देखिए बहुत ज़्यादा हमारा यूथ है, बहुत अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो कितनी अच्छी बात है अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम अगर और जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे तो कितना इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे जनरेट होगी। लेकिन साथ के साथ जहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा जो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस हैं सच एज एफॉरेस्टेशन हो या लैंड डिग्रेडेशन को चेक करना हो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों मंडे टू सैटरडे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ हम सारे सब्जेक्ट शेयर करेंगे। ये हमारा पेड कोर्स का कॉम्पोनेंट है। तो जैसे मंडे को हिस्ट्री का डिस्कशन रहेगा, ट्यूसडे को ज्योग्राफी का, वेडनेसडे को पॉलिटी, थर्सडे को इकोनॉमिक्स, फ्राइडे को एनवायरमेंट और सैटरडे को साइंस एंड टेक एंड IR। सो दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड आपके साथ डिस्कशन करी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको डेली PDF भी प्रोवाइडेड रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं यदि उससे रेलिवेंट कोई आपको PYQ आया हुआ है पीछे UPSC के प्री में या मेंस में, तो वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फिर दोस्तों आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे, हर बॉडी हर चॉइस। ये आर्टिकल वैसे कल आया था, लेकिन आज क्योंकि रेलेवेंट आर्टिकल मुझे लगा नहीं, तो इस करके मेरे को था कि ये आर्टिकल आज हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये आर्टिकल कल भी डिस्कस करने का मेरा आइडिया था, लेकिन कल ऑलरेडी हमारे पास 4 टॉपिक्स थे डिस्कस करने वाले। बहरहाल ये आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पीछे क्या हुआ है, पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं इस आर्टिकल में बढ़ने से पहले। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते क्या अनाउंस किया? ये अनाउंस किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है अबॉर्शन के लिए। ये जो लैंडमार्क 1973 का रो वर्सेस वेड जजमेंट था, काफ़ी सुर्खियों में बना रहा है पिछले 2 महीनों से। यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने उस लैंडमार्क जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। यानी कि यहाँ पे रो वर्सेस वेड जजमेंट में 1973 में तो कहा गया था कि राइट है औरत का अबॉर्शन कराने का, लेकिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, राइट। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर अ राइट टू अबॉर्शन, और ये जो अथॉरिटी है अबॉर्शन को रेगुलेट करने का, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगी जो कि आपके जो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि उनकी तरफ से कोई ऐसा बिल बन गया, उनकी तरफ से कोई ऐसा फैसला हो, तभी जाके अबॉर्शन हो पाएगा। अदरवाइज हम अबॉर्शन की जो परमिशन है वो नहीं देंगे। अब अगर हम अपनी बात करें तो क्या हम दोस्तों, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है अगर हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करें, अबॉर्शन की बात करें, राइट। अब अक्सर वेस्टर्न देश हमको बहुत बड़ा ज्ञान बांटते हैं कि जी आपके यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, है ना। बहुत कुछ सुनने को मिलता है हमको, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पे इंडिया की जो इमेज है बहुत ज़्यादा डाउन करके रखी होती है ना। इंडिया को ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रे नहीं करा जाता रिलीजियस फ्रीडम में, सिविल लिबर्टीज़ में, रिप्रोडक्टिव राइट्स में। लेकिन हमारा रिकॉर्ड कितना बेटर है या कितना कम बेटर है, आइए उस बात को समझते हैं। अब देखिए, जो बॉडी ऑटोनॉमी है, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, दे मस्ट बी व्यूड फ्रॉम 3 सेंसेस, एक तो लीगल, एक मेडिकल और एक सोशल। ठीक है। हम तब कह सकते हैं कि हम, यानी कि हम यहाँ पे तब कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हमसे क्या सीख सकती हैं, यानी कि हम तब कह सकते हैं कि इंडिया इज लीडिंग द वे एज फार एज रिप्रोडक्टिव राइट्स इज कंसर्न्ड ओनली अगर औरतें जो हैं या अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग भी हैं, अगर वो एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, एब्सोल्यूट फ्रीडम एंजॉय करते हैं अपनी खुद की शरीर के ऊपर, अपनी खुद की बॉडीज के ऊपर, एज फार एज अबॉर्शन इज कंसर्न्ड, तब हम कह सकते हैं दैट यस, इंडिया इज शोइंग द वे टू द वेस्ट, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। अब इसके चलते अंडर द IPC वॉलंटरली कॉजिंग अ वुमन विद अ चाइल्ड टू मिसकैरी इज एन ऑफेंस, यानी कि आप जोर जबरदस्ती से किसी औरत को नहीं कह सकते कि आप अबॉर्शन करिए, ठीक है। लेकिन क्या एक औरत के पास अधिकार है कि वो अबॉर्शन करना चाहे तो वो अपने आप कर सकते हैं? तो दोस्तों कंप्लीट डिस्क्रिशन नहीं है, ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिशन नहीं है। जो MTB एक्ट है 1971 का डज नॉट रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज द राइट ऑफ अ प्रेग्नेंट पर्सन कि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अब लेकिन अगर MTB को एक्सेस करना है तो क्या वो करा जा सकता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को 1971 के चलते बिल्कुल करा जा सकता है। कब? अगर जो प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन है, अगर वो किसी किस्म की रिस्क इन्वॉल्व है औरत की लाइफ के ऊपर, ठीक है, या अगर वो किसी किस्म की उनको इंजरी हो सकती है, चाहे वो फिजिकल इंजरी हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो, तो अगर वो चाहें तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर जो प्रेगनेंसी है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ रेप और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव,
फेलियर ऑफ प्रोटेक्शन यूज्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, या अगर जो चाइल्ड, इफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी, तो जो औरत है वो चाहे अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन बट ये सारी सर्कमस्टांसेस को, सारे सिचुएशंस को एक्सरसाइज करने के लिए मेडिकल ओपिनियन बहुत मैंडेटरी है ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन के बिना एक औरत इन कंडीशंस को एक्सेस नहीं कर सकते और अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर लीगल स्टैंड पॉइंट की बात करें, अब ये जो मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 वाला, इसको अभी अमेंड किया गया था पिछले साल 2021 में और फिर से एक्ट बनाया गया था, ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी गई थी। अब लेकिन यहाँ पे इस नए एक्ट में भी कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला है कि यहाँ पे राइट्स बेस्ड अप्रोच नहीं मिली है, कि उसके बावजूद भी इसको अमेंड किया गया इतने सालों के बाद, 50 साल के बाद, लेकिन फिर भी इट डजंट गिव द प्रेग्नेंट पर्सन कंप्लीट ऑटोनॉमी बॉडी राइट्स के, अपनी खुद की बॉडी के ऊपर, अब प्रेगनेंसी के मामले में, ठीक है। इंस्टेड दिस मेक्स देम गो थ्रू वेरियस बैरियर्स, ठीक है। अब खास करके यहाँ पे बात करी गई, चलो अब ये 2021 का एक्ट है जो अमेंड करा गया है, तो देखिए अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, LGBTQ कम्युनिटी की बात करें, ट्रांसजेंडर्स की बात करें, तो वो अधिकार ट्रांसजेंडर्स को नहीं दिए गए हैं, सिर्फ वुमेन का यहाँ पे जो शब्दावली है सिर्फ यहाँ पे वुमेन को एड्रेस करा गया है, लेकिन जो प्रेग्नेंट ट्रांसजेंडर हैं, राइट, जो कि अपना अगर बेबी वो अबॉर्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट अबाउट देम, उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या सेफगार्ड्स हैं यहाँ पे। अब सबसे बड़ी अड़चन यहाँ पे जो है मेडिकल बोर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट, वो अड़चन क्यों है? देखिए, अ वुमेन्स राइट टू चूज टू एंड द प्रेगनेंसी अभी भी इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। याद करिए अभी जो पीछे मैंने आपके साथ कंडीशंस डिस्कस करी थी, ये सब कंडीशंस एक औरत कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? सिर्फ जब उन्होंने मेडिकल ओपिनियन ऑफ द मेडिकल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका अगर ओपिनियन लिया हुआ है, तभी इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अब इसके चलते अभी भी ये प्रोविजन में कुछ रिलैक्सेशन नहीं है। अब जो फाइनल डिसीजन है ऑफ कि भाई एक जो प्रेग्नेंट व्यक्ति है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को आगे कैरी ऑन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये किसके ऊपर फॉल करता है? ऑन द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड है ना, जो कि एक रिक्वायरमेंट है बाय दिस एक्ट, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ी रुकावट है। तो क्या ये रीजनेबल है दोस्तों? क्या यहाँ पे रीजनेबल बात है ऑन द पार्ट ऑफ द मेडिकल बोर्ड, ठीक है, कि वो तय करें कि भाई एक व्यक्ति को अबॉर्शन करना है कि नहीं करना, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, ठीक है, उनका तो कोई रोल नहीं रहा इस चीज़ में। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि मेडिकल बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट जो करी गई है, तो कंप्लीट ऑटोनॉमी औरत को क्यों नहीं दी जा रही कि वो अपनी अबॉर्शन प्रैक्टिस को कैरी ऑन कर सके। अब यहाँ पे इंडिया में अगर अबॉर्शन फैसिलिटीज़ की बात करें, कितने एक्सेसिबल हैं वो, देखिए, अदर सिग्निफिकेंट इश्यूज आर द लैक ऑफ एक्सेस टू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अफोर्डेबिलिटी। उसके बाद एक सोशल स्टिग्मा दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, विच लीड्स टू अनसेफ अबॉर्शंस। बहुत सारे लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को सोसाइटी का बहुत डर लगता है कि अगर हम अबॉर्शन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग हाइड भी करना चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, राइट। अबॉर्शन फैसिलिटीज़ जो हैं प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स में बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो रूरल इंडिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो वो इतनी महंगी फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ आंकड़ों को देखें, तो अकॉर्डिंग to the latest National Family Health Survey 2019-2021, 27% of the abortion जो थी they were carried out by women at home। अब ये हेल्दी तो नहीं है, सेफ तो नहीं है। और उसके अलावा अगर हम UNFPA की रिपोर्ट की अगर हम माने, राइट, तो अराउंड 8 women die every day in India due to unsafe abortions। और दोस्तों बिटवीन 2007 to 2011 67% ऑफ द अबॉर्शंस वर क्लासिफाइड एज अनसेफ। देखिए दोस्तों, ये 4 पॉइंट आपके सामने जो हैं, अगर आपसे अबॉर्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के डीमेरिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फैक्चुअल बात है, अगर आप कोट कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? इस इनिशिएटिव का पर्पस है कि आपके सामने ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट्स हम रखें जो कि आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, जिससे आपके आंसर में ऑल वैल्यू एनरिचमेंट रहेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर हम मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो की बात करें, मैटरनल डेथ्स की बात करें, तो कोई ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है हमारा, बट अनसेफ अबॉर्शन जो है वन ऑफ द टॉप 3 कॉजेज माना जाता है ऑफ द मैटरनल डेथ्स। अब अबॉर्शन इन इंडिया की बात करें, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। जो स्क्यूड सेक्स रेशियो है एज अ प्रूफ के जो अनसेफ अबॉर्शंस हैं और जो फीमेल फीटिसाइड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं अगर हम बात करें सरोगेसी एक्ट में या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में, राइट। तो उन गैप्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। तो अगर हम वेस्ट को बोलें कि वेस्टर्न कंट्रीज में सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हमारे यहाँ पे भी सिचुएशन पूरी कंप्लीट नहीं है। तो हमको अंत में दोस्तों बात वहीं पे आती है, इंक्लूसिविटी की बात आती है, ठीक है, कंप्लीट बॉडीली ऑटोनॉमी की बात आती है। तो हमको स्ट्राइव करना चाहिए फॉर दिस इंक्लूसिविटी, कंप्लीट बॉडीली ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव इक्विटी। और दोस्तों MTP एक्ट 2021 की अगर हम बात करें, तो कुछ यहाँ पे जो चेंजेस हैं
ठीक है, तो यहाँ पे जो अनमैरिड वुमेन है वो भी कवर्ड है। अगर हम गेस्टेशनल एज लिमिट की बात करें तो 24 वीक्स है फॉर द रेप सर्वाइवर्स। ठीक है, ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिड अगर हम बात करें कि अगर एक औरत की प्रिवेसी की बात करें, ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, तो उसके लिए फाइन लग सकता है डॉक्टर को, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, या उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है 1 साल की। ठीक है, जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, उसमें वो सर्वाइवर्स हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट के हों, रेप के हों, इंसेस्ट के हों, या मेंटली इल या मेंटली रिटार्डेड वुमेन हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है 20 हफ्ते के बाद, ठीक है, 20 हफ्ते तक तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत है। लेकिन अगर 20 हफ्ते के बाद यानी कि 24वें हफ्ते से पहले अगर अगर ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि एमटीपी एक्ट 2021 में इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो यदि दोस्तों आप इस साल मेंस लिख रहे हैं तो आप चाहें तो हमारे जनरल स्टडीज़ मेंस 2022 के स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको मेंटरशिप प्रोवाइडेड रहेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग IAS IPS या IRS ऑफिसर्स हैं। बाकी दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, रैपिड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी नीड्स टू बिकम an important discourse, an important discussion in contemporary geopolitics। elaborate करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों ये थे हमारे आज के 2 आर्टिकल्स जो कि आज रेलेवेंट थे, न्यूज़पेपर्स में आए थे। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे मंडे को और चर्चा के साथ। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मिस ना हो सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।